नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एचटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी, जो हमारा 2024 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो अभी तक की क्लासेस में हमने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास तक की NCERT का अध्ययन कर लिया है और हमने ये भी जाना है कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी क्लास 10th। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वो पिछली क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने पर आप जैसे ही लिखोगे एचटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत 6th क्लास या फिर 7th क्लास, 8th क्लास, इस प्रकार से, तो सबसे पहले आपको हमारी ही वीडियोस दिखाई देगी, तो आप देख सकते हैं उस क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये जो कक्षा 10th की पुस्तक है इसका नाम क्या है, तो हमसे ये नाम भी पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर भी हमारे सिलेबस में NCERT लगी हुई होती है, ये उन्हीं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले 2023 के एग्ज़ाम में एचटेट टीजीटी की तैयारी और पीजीटी की तैयारी करवाई थी, तो उसमें क्या था कि एचटेट में तो फिर भी मतलब कि एस्टेट में तो कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आए थे NCERT से। लेकिन जो हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, चंडीगढ़ टीजीटी का, उसमें क्या हुआ कि उसमें कम से कम भी 35 प्रश्न इसी पुस्तक से और जो मैंने करवाया था उसी से पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन थे सभी मेरी क्लासेस से ही आए थे। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये NCERT की पुस्तक सिर्फ़ और सिर्फ आपको एस्टेट के लिए ही काम आए, ये आपको सभी एग्ज़ाम में काम आएगी जहाँ पर भी NCERT लगी हुई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की क्लास में कक्षा 10th की, जो ये हमारी पुस्तक है 10th की। इसमें क्या है, सेमुसी द्वितीयो भाग हमारा लगा हुआ है। 9th क्लास में हमारा क्या था, सेमुसी प्रथमो भाग। तो हमसे ये सेमुसी शब्द जो है इसका अर्थ पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सेमुशी शब्द का अर्थ क्या है, और जो ये सेमुशी के अंदर से है इसका भी अलग से अर्थ पूछा गया था, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा सेमुशी शब्द है, सेमुशी, इसका जो पूरा शब्द का अगर मीनिंग पूछा जाए तो ये हमारी हो जाएगी बुद्धि। क्या है, बुद्धि। और ये एग्ज़ाम में भी यही सही माना गया है एचटेट के। और अगर ये पूछ लिया जाए सेमुशी शब्द में जो सी से है, सी से सूत्र से, अर्थात ये जो से बना हुआ है इसका अर्थ क्या है, तो ये जो से का स्पेशली अगर हमसे अर्थ पूछ लिया जाए इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा शे का अर्थ मोह। सिर्फ और सिर्फ से का अर्थ पूछा जाए तो मोह हो जाएगा। अगर पूरा सेमुशी शब्द का अर्थ पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बुद्धि। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। अब हम करते हैं कि जो हमारी सेमुशी द्वितीय भाग है 10th क्लास की पुस्तक, उसमें कौन कौन से पाठ हमें करने हैं। और आपको ये चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मैम जी इतने टॉपिक हम कवर कैसे करेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर ये करवा दिया जाएगा कंटेंट 1 या 2 क्लास में, कि आपका जो एग्ज़ाम में होगा वो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें NCERT से करवा दी जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले हमारा पाठ आता है सूची पर्यावरणम। दूसरा पाठ है हमारा बुद्धिर बलवती सदा। तृतीय पाठ है हमारा शिशुलालनम। चतुर्थ है पाठ है जननी तुल्य वत्सला। पंचम है पाठ है सुभाषितानि। षष्ठ है पाठ है सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। सातवां पाठ है हमारा विचित्र है साक्षी ही। 8वां है सुक्तय है। 9वां है भूकंप विभीषिका और 10वां है अन्योक्त है। तो ये हमारे टोटल पाठ है, और इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अच्छे से करेंगे। फालतू की हम कोई चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। आप सभी ने पहली क्लासेस देखी होगी तो आप सभी को पता होगा। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ, प्रतिदिन 11 बजे हमारी साहित्य से रिलेटेड क्लास होती है। उसमें NCERT और जो अन्य पुस्तक लगी हुई है वो हम करेंगे। और जो हमारी 2 बजे क्लास होती है, 2 बजे प्रतिदिन, लाइव क्लास आपकी नहीं होती है, या आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिया जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचा कीजिए कि मैम मुझे ये 2 बजे मुझे टाइम नहीं मिल पाता है देखने के लिए, इसलिए आप क्लास 4 बजे लीजिए या 6 बजे।
तो ये हमारी जो क्लास है ये लाइव नहीं होती है। आपको 2 बजे या 2 बजे के आसपास के समय में कभी कभी ऐसे होता है कि मैं अपलोड करती हूँ क्लास, क्योंकि ज़्यादा जीबी की होती है ये जब क्लास अपलोड की जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 2 बजने से पहले ही अपने आप अपलोड हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नेटवर्क स्लो होने की वजह से 2 बजे से ऊपर भी टाइम चला जाता है। तो आप 1:45 या फिर 2:30 3 के बीच में आप चैनल पर देख लिया कीजिए, या फिर आप सबसे पहले अच्छा काम यही रहेगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे ही क्लास अपलोड हो जाएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 2 बजे की क्लास में हमारा क्या होता है, व्याकरण किया करते हैं हम। अभी तक हमने व्याकरण की 5 क्लासेस कर ली है। आज की जो 2 बजे की क्लास होगी उसमें हम प्रयत्न करेंगे, जिसमें आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयत्न किए जाएंगे। तो आप क्लास को देखिएगा ज़रूर। और आइए तो अब हम 10th क्लास वाली क्लास शुरू करते हैं, जो अभी आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमारा पाठ आता है, पहला पाठ। पहले पाठ का नाम क्या है, सूची पर्यावरणम। क्या है, सूची पर्यावरणम। अब सूची पर्यावरणम पाठ से रिलेटेड किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जाएगा कि जो हरिदत्त शर्मण है, इसका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो यह लसलतिका। क्या है, लसलतिका। और ये जो सूची पर्यावरण पाठ है ये किस से लिया गया है, तो ये लसलतिका से लिया गया है। ये चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि जो सूची पर्यावरण पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, किस रचना संग्रह से लिया गया है, तो ये लिया गया है लसलतिका संग्रह से। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लसलतिका इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये हमारे हो जाएंगे हरिदत्त शर्मण है। और हरिदत्त शर्मण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा लसलतिका। क्या हो जाएगा, लसलतिका। अब आती है जो हमारे प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हैं, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हम जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता आपको, ये सूची पर्यावरणम में पाठ पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें दी गई है, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। तो आपको पढ़ने की, इसको डीपली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो ये लसलतिका है इसके रचयिता कौन है, तो ये हमारे हरिदत्त शर्मा। और जो सूची पर्यावरण पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लसलतिका ग्रंथ से लिया गया है। अब बारी आती है हरिदत्त शर्मा की अन्य पुस्तकों की, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, कवि परिचय में मतलब जो हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हमें तो स्पेशली कवि परिचय के बारे में, हरिदत्त शर्मा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है, तो हम इसको याद नहीं करेंगे। क्यों याद करना है, रीज़न ये है कि ये एनसीईआरटी की बुक में है, और एनसीईआरटी की बुक में जो कुछ भी दिया हुआ है वो आपको याद रखना ही रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है और आपको अच्छे से याद रखना है। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने तो करवाया था और हमें याद नहीं रहा। तो ये हमारे हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, जो क्या है, इनके कौन से विश्वविद्यालय में आचार्य रहे ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ इनकी रचनाएं पूछी जाती है। तो रचनाओं में कौन कौन सी है, सबसे पहले है गीत कंदलिका, फिर है त्रिपथगा, फिर है उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम, लसलतिका। ये 6 रचनाएं हैं। किसकी है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा की। कौन कौन सी, गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम, लसलतिका। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आप साउंड करके देखिए, इसको एक बार उच्चारित करोगे तो देखो लास्ट में का, गा, का और का। तो 4 तो हमें इस प्रकार से याद होगी, जिसके अंत में का या फिर गा मतलब आ रहा है सबके अंत में, तो 4 तो हमें इस प्रकार से याद होगी। इनको आप कर लीजिए, बाल गीताली और आक्रंदनम। ये किसकी रचना है, हरिदत्त शर्मा की। किसकी रचना है, हरिदत्त शर्मा की। और इसमें इस पाठ में जानने का कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पाठ पर, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। क्या है, बुद्धिर बलवती सदा। तो अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पाठ है इसका मीनिंग क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा बुद्धिर बलवती सदा पाठ का मीनिंग क्या है। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। क्या होती है, बुद्धि हमेशा बलवान होती है।
कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ये एक पूछा, इस पाठ का मीनिंग है बुद्धिर बलवती सदा का क्या है। बुद्धि जो है वो हमेशा बलवान होती है। अगर हम कोई भी कार्य बुद्धि से करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जीत निश्चित होती है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है कि बुद्धिर बलवती सदा, कि हमेशा जो बुद्धि है वही बलवान होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकल बड़ी की भैंस, तो भैंस सिर्फ नाम मात्र की बड़ी होती है, शरीर से बड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी क्या होती है? अकल होती है। अगर व्यक्ति के पास अकल ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब बात आती है कि हमें इसमें क्या जानना है। तो ये सबसे पहले ये है, जो हमारा बुद्धिर बलवती पाठ है, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया सुख सप्तती से। और चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में और एचटेट के प्रीवियस एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कि बुद्धिर बलवती सदा, ये पाठ किस कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सुख सप्तती से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एक महिला की कुशलता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उस महिला ने बातचीत के माध्यम से एक बाघ को भगा दिया था। क्योंकि वो बाघ क्या कर रहा था, जंगल से महिला और उसके 2 बच्चे गुजर रहे थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जंगल से जब दोनों बच्चों के साथ वो महिला गुजर रही थी, तो बाघ आ जाता है अचानक से। और आप सभी को पता है कि बाघ जो है वो इंसान को खा जाता है। तो इससे वो महिला क्या करती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस बाघ से क्या है, अपने आप को स्वतंत्र कर लेती है, और वो कुशलता से अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने पीहर जा रही होती है। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि सुख सारिकयो संवाद माध्यमे, क्या है सुख सारिकयो? सुख सप्तती से लिया गया है। तो सुख सप्तती में किस किस का संवाद हो रहा है? सुख का और सारिका का संवाद हो रहा है। अब बारी आती है कि जो सुख सप्तती है, इसके बारे में थोड़ी अन्य जानकारी ले लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो सुख सप्तती है, ये ग्रंथ की रचना का समय क्या है? सुख सप्तती ग्रंथ की रचना का समय क्या है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि आप साथ साथ नोट्स अवश्य बनाते चलिएगा, क्योंकि जो ये साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ये है कि रिवीजन के समय आपको दोबारा वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, अन्यथा आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर रिवीजन के टाइम। तो इसलिए आप नोट्स बनाओगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा अगर आप वीडियो देखते हो। तो अगर आप नोट्स बनाते हो तो जिस वीडियो में आपको 1 घंटा लग रहा है पढ़ने में, वहाँ नोट्स में सिर्फ आपको 15 मिनट लगेगा। इसलिए आप नोट्स अवश्य बनाइएगा साथ साथ। लेकिन फिर भी अगर कोई नोट्स नहीं बनाना चाहता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग बिजी होते हो, कोई कार्य कर रहे होते हो और आप सिर्फ और सिर्फ सुनते हो, जैसे जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो क्या करती है कि साथ में ही रोटियां बनाती रहती है, साथ में ही पढ़ती रहती है। तो उनके लिए ये है कि वो क्या करें कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, उनके लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। समर्पण संस्कृत क्लासेस। तो आप ये सर्च करोगे तो सर्च करने पर भी आ जाएगा। और जैसी यूट्यूब पर आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है चैनल की, वही सेम फ़ोटो टेलीग्राम चैनल की है, प्रोफाइल फ़ोटो। तो आप उससे देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही चैनल है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, यूट्यूब चैनल पर जाओगे और यूट्यूब चैनल को जैसे ही ओपन करोगे तो वहाँ पर देखो व्यू चैनल आता है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि वेलकम टू समर्पण संस्कृत क्लासेस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जिनको ये प्रक्रिया नहीं समझ आई और उनको ये पता है कि अबाउट से जा कर के लिंक कैसे देखते हैं, तो वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये पूरी की पूरी PDF जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लिख रही हूँ वो एज इट इज़ सेव करके आपको भेज दी जाएगी। अब आता है प्रश्न जो हमारा पाठ है शिशु लालनम। और ये जो सुख सप्तति है इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और है, ये भी जान लीजिए कि ये जो सुख सप्तति है, सुख सप्तति इसका क्या है कि ये जो हमारा है 14वीं शताब्दी में फारसी भाषा में तूती नाम है नाम से अनुवाद हुआ। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि तूती नाम है, क्या है, तूती नाम है, फारसी में अनुवाद किसका हुआ? तूती नाम है, फारसी अनुवाद किसका हुआ? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हुआ है हमारा सुख सप्तति का। और सुख सप्तति में जो पाठ दिया हुआ है 10th क्लास में, तो वो क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। अब आता है पाठ हमारा तृतीय पाठ है जिसका नाम है शिशु लालनम। क्या नाम है? शिशु लालनम। शिशु लालनम से यहाँ पर क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है? शिशु लालनम आप सभी को पता ही है, शिशु का लाड प्यार। शिशु आप सभी समझते हैं बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि शिशु लालनम अर्थात शिशु का लाड प्यार। यह जो पाठ है ये कुंदमाला इस नाम से दिंगनांग विरचित संस्कृत प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के 5वें अंक से संपादन किया गया है। तो ये हमसे अंक भी पूछा जाता है कि कौन से अंक से लिया गया है और किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये लिया गया है कुंदमाला के द्वारा रचित दिंगनाग के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो दिंगनाग है, दिंगनाग, इसने किस ग्रंथ की रचना की है? तो दिंगनाग जी ने कुंदमाला इस नाम के ग्रंथ की। और वो ये जो कुंदमाला है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? कुंदमाला किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कुंदमाला है हमारा एक नाट्य ग्रंथ। क्या है? कुंदमाला एक नाट्य ग्रंथ है। जिस प्रकार मृच्छकटिकम में प्रकरण होते हैं, काव्य प्रकाश में उच्छ्वास होते हैं और साहित्य दर्पण में परिच्छेद है, इस प्रकार से। और जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक दिए हुए हैं, इसी प्रकार से ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है? नाटक है। तो इसी प्रकार से यही है। क्षमा करना, मैंने आपको मृच्छकटिकम प्रकरण और ये सब बता दिया। मृच्छकटिक सही है कि एक प्रकरण ही है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा एक नाटक है, रघुवंशम एक महाकाव्य है, तो इस प्रकार से हमसे काव्य के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कुंदमाला ग्रंथ है, कुंदमाला ये क्या है? एक नाटक ग्रंथ है। क्या है? नाटक ग्रंथ है। और ये किस पर आधारित है? तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो ये रामायण पर आधारित है, रामायण पर। इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो इसका उपजीव्य ग्रंथ है रामायण। और ये प्रश्न हमसे कुंदमाला से रिलेटेड प्रश्न हमसे नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुंदमाला की रचना का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा दिंगनाग। क्या है? दिंगनाग, सॉरी, दिंगनाग की रचना का नाम क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा कुंदमाला। क्या है? कुंदमाला। और कुंदमाला एक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो ये हमारा हो जाएगा नाटक। और इसमें यही पूछा जाएगा। और किस अंक से लिया गया है? तो ये लिया गया है 5वें अंक से। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ये जो शिशु लालनम पाठ है ये कुंदमाला के 5वें अंक से लिया गया है। किस अंक से लिया गया है? 5वें अंक से लिया गया है। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर दिंगनाग। क्या है? दिंगनाग। तो हम इसको इस प्रकार के निमोनिक्स भी बना सकते हैं कि ये जो दिंगनाग दिया हुआ है हमारा, दिंग के अंदर ये जो आप देख रहे हो गए ये, तो ये कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर ही है। क्या है? 5वां
अक्षर ही है। आप सभी ने वर्ण परिचय पढ़ा होगा, आप सभी को पता होगा। तो ये पांचवा अक्षर ही क्या है, पांचवें अंक से, अर्थात हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम टाइम तक ये सब चीज़ें याद रखना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए निमोनिक्स से इनको याद रखते हैं। तो जो ये हमारा दिंग के अंदर गए है, तो इससे हम इसको पंचम अक्षर से याद रखेंगे। इसके अंदर क्या कहानी दी गई है, तो इसके अंदर दी गई है राम के जो बेटे हैं कुश और लव, उनको सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं राम जी। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए लाड प्यार करते हैं। यहाँ पर लव कुश, राम सिंहासन पर बैठा होता है और लव कुश वहाँ पर आते हैं और राम उससे बातचीत करता है और फिर वो उस पर सिंहासन पर उसको लाड प्यार से बिठाना चाहता है। तो यही इसमें कहा गया है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ये और कुछ याद नहीं रखना है। अब आता है हमारा पंचमय पाठ है। पंचमय पाठ का नाम क्या है, जननी तुल्य वत्सला। क्या नाम है पंचमय पाठ का, जननी, एक बार मैं देख लेती हूँ यही है क्या, यही है, लेकिन ये हमारा चतुर्थ पाठ है। क्या है, चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसके अंदर चतुर्थ है पाठ है। जननी तुल्य वत्सला। अब आप पूछोगे मैम इसका जो जननी तुल्य वत्सला है, इसका जो पाठ है, ये पाठ जननी तुल्य वत्सला, इसका मीनिंग क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा माता का सम्मान प्रेम भाव, माता के समान प्रेम भाव। अब बारी आती है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका उपजीव्य क्या है। तो ये जो जननी तुल्य वत्सला है, ये महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है। तो ये हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। पहले तो महर्षि वेदव्यास, ये सभी को पता है कि किसने, महर्षि वेदव्यास ने किसकी रचना की, महाभारत की। और ये महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो ये वन पर्व से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है और ये हमसे पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कि जननी तुल्य वत्सला पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो ये लिया गया हमारा महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हमारा पाठ आता है आगे, पाठ नंबर 5, जिसका नाम है, ये जो हमारा चतुर्थ पाठ है जननी तुल्य वत्सला, इसके अंदर भारत माता के बारे में कहा गया है कि जिनके ऊपर कष्ट है उनके लिए भारत माता किस प्रकार से माता के सम्मान प्रेम भाव रखती है, किस प्रकार से उनकी सहायता करती है, उसको कितना दुख होता है। तो ये हमारी भारत माता के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर अब हमारा पाठ आता है, पाठ नंबर 5, जिसका नाम है सुभाषितानि। क्या है, सुभाषितानि। सुभाषितानि का मीनिंग क्या है, सुभाषितानि का मीनिंग है, सबसे पहले हम पाठ लिख लेते हैं। पंचम है पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ क्या है, सुंदर वचन, अर्थात सुंदर वाणी में बोलना, किसी को नीति विषय ज्ञान देना ही क्या है, सुंदर वचन है, अच्छी बातें बोलना है। तो यह दूसरा है। अब पहला यहाँ से करते हैं,
सबसे पहले हमारा जो सुभाषित आता है, जिसको हम सूक्ति बोल सकते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः नाशति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नवसीदति। क्या कहा गया है कि आलस्यम ही अर्थात जो आलस्य है, जो क्या है, आलस्य है, वही निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में स्थित, क्या है, शरीरस्थो अर्थात शरीर में रहने वाला या शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला या शरीर में स्थित महान रिपुः शत्रु है। जो आलस्य है वो ही क्या है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधुः, क्या कहा गया है यहाँ पर, नास्ति उद्यम समो, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाती है, यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है यहाँ पर, नास्ति उद्यम समो, ई और ऊ आगे आने पर क्या हो जाता है, यण संधि। तो नास्ति अर्थात नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान। उद्यम क्या है, उद्यम क्या है, परिश्रम। परिश्रम क्या होता है, अर्थात मेहनत, मेहनत के समान या परिश्रम के समान। बंधु कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम नवसीदति, कृत्वा यम नवसीदति से यहाँ पर क्या है कि यह यम जो नवसीदति दुखी नहीं करता है, कि हमारे शरीर में जो, जैसे हम मनुष्य है, प्राणी है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलस्य ही है। अगर हम किसी भी कार्य को करने में आलस्य करते हैं तो इससे क्या होगा, वो सबसे बड़ा हमारा शरीर में रहने वाला शत्रु ही होगा। कोई और शत्रु हमारा सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य ही होता है। फिर कहा गया है कि अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो परिश्रम के समान, मतलब परिश्रम से बड़ा हमारा कोई बंधु नहीं है, जिसको करके अगर हम कोई मेहनत कर रहे हैं, किसी भी कार्य में हम लगे हुए हैं, तो हम उसको करके कभी भी दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि हमें क्या है, मानसिक रूप से संतुष्टि ही मिलती है। अब करते हैं हम आगे दूसरा श्लोक। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गुणी गुणम वेति, गुणी अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है, क्या है, गुणी अर्थात गुणवान, गुणवान व्यक्ति ही गुणम गुण को वेति, वेति क्या है, जानता है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुण को जानता है। न वेति निर्गुणो, नहीं जानता है कौन, निर्गुण व्यक्ति। अर्थात कोई जो गुणवान व्यक्ति है वही क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के गुण को जान सकता है। निर्गुण व्यक्ति है वह किसी के गुण को भी नहीं जान सकता है। जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत का विशेष अध्यापक है, मतलब जिन्होंने संस्कृत के अंदर डी.लिट की भी उपाधि, पीएचडी ये सब ग्रहण कर रखी है। तो क्या होगा कि जैसे कोई मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे, या कोई, अभी तो जैसे मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ तो आप मुझे टीचर बोलते हो, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी टीचर मतलब सर्वज्ञाता नहीं होता है, उनको भी कुछ ना कुछ सीखता रहना पड़ता है। इसलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेरे से बड़ी उपाधि वाले हैं वो ही मुझे जान सकते हैं कि इसके अंदर कितना गुण है। जिसने संस्कृत पढ़ी ही नहीं है कभी भी, तो वो मनुष्य मुझे कभी भी ये जज नहीं कर सकता है कि आप तो महान हो, आप तो बहुत अच्छे बोलते हो। वैसे आप वो बोलने को बोल सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने उसके सामने कोई श्लोक बोल दिया, और जो मूर्ख तो नहीं कहेंगे हम, अज्ञानी कह सकते हैं इस विषय में, कि उसको संस्कृत विषय का ज्ञान नहीं है, और मैंने कोई उसके सामने एक श्लोक बोल दिया या कोई मंत्र बोल दिया, तो वो मुझे झूठे मन से या फिर वैसे ही बड़ाई के चक्कर में वैसे बोल सकता है कि वाह वाह क्या आपने कितना अच्छा गाया। लेकिन क्या है कि मैंने सच्ची में अच्छा गाया है, अच्छा बोला है, उच्चारण सही किया है, नहीं किया है, ये कौन जान सकता है, ये वही जान सकता है जिसको संस्कृत विषय का अच्छा ज्ञान होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जान सकता है, निर्गुण व्यक्ति जो है वो गुण को नहीं जानता है, वो नहीं समझता है।
फिर है बली बलम वेति। बली अर्थात बलवान व्यक्ति ही बलम बल को वेति जानता है, न वेति निर्बल है, कि जो बलवान व्यक्ति होता है ना उसे ही पता है कि बल क्या होता है, जो निर्बल है उसे नहीं पता कि बल क्या होता है और बल को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। जो बलवान होगा उसी पता है कि मैं अपने बल से क्या क्या कर सकता हूँ, जो निर्बल है उसे नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। इसके बाद है पिको वसंतस्य गुणम न वायस है। तो यहाँ पर पिको का क्या अर्थ है? पिको है कोयल। पिको क्या है यहाँ पर? कोयल। पिको अर्थात कोयल। वसंतस्य वसंत के, वसंतस्य में कौन सी विभक्ति है? तो ये हो जाएगी हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और यहाँ पर ये जो निर्बल है शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है? तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। इसमें आप बोलोगे कि मैम इसमें अव्ययी भाव समास क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि बलानाम अभाव है, निर्बल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है उसके अंदर क्या है? नपुंसक लिंग होता है, तो उसके अंदर विसर्ग नहीं आएगी। और ये जो निर्बल है शब्द दिया हुआ है ये विसर्ग सहित दिया हुआ है। तो नपुंसक लिंग में आप सभी को पता है कि कोई भी विसर्ग नहीं लगती है, नपुंसक लिंग हलंत होता है। तो यहाँ पर जो अगर ये अव्ययी भाव समास होता तो ये किस प्रकार से होता? तो ये हमारा होता सीधा सीधा, ये नहीं होती, सीधा निर्बल होता, बस क्या होता? निर्बल होता सिर्फ। तो ये हमारा क्या हो जाता? बलानाम अभाव है, अव्ययी भाव समास हो जाता। लेकिन अभी क्या है इसके अंदर विसर्ग दी हुई है तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वेति शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा हमारा वा धन इति, और ई को यहाँ पर क्या हो गया? गुण संधि हो गया। क्या हो गया? गुण संधि। इसी प्रकार यहाँ वेति में भी गुण संधि है, यहाँ भी गुण संधि, यहाँ भी गुण संधि। तो वा धन इति वेति बन जाता है, तो ये हमारी गुण संधि हो जाती है। फिर इसमें क्या कहा गया है? अब हम कर लेते हैं, व्याकरण हमने जान ली है कि पिको कोयल वसंत के गुणम गुण को जानती है, न वायस है। जो वायस है क्या होता है यहाँ पर? कौआ। कि जो कौआ होता है वो वसंत के गुण को नहीं जानता है। कोयल ही एकमात्र ऐसी पक्षी है जो वसंत के गुण को जान सकती है। करी च सिंहस्य बलम न मुस्क है। जो हाथी है, क्या है? हाथी है। करी का मतलब यहाँ पर क्या है? हाथी। जो हाथी है वही शेर के, सिंह सस्य शेर के, बलम बल को जान सकता है। मूषक है चूहा नहीं, कि जो चूहा होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो क्या वो हाथी के बल को जान पाएगा? क्योंकि उसके लिए तो इतनी सी चीज़ भी, चूहे के लिए जैसे ये चूहा है तो उसके लिए इतनी सी चीज़ भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, और हाथी तो इतना बड़ा होता है। इसलिए कहा गया है कि जो जैसा होता है वो ही गुणों को समझ सकता है, कोई और नहीं है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। जितनी व्याकरण इसके लिए इम्पोर्टेंट थी जानने के लिए वो हमने जान ली है। तो यहाँ पर आपको इसमें कोई चिंता नहीं करनी है। व्याकरण से रिलेटेड, व्याकरण में से संबंधित इतने प्रश्न हमसे पूछे भी नहीं जाते हैं। बाकी के ये जो हम सूक्ति है ये कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम इसको, जो हमारी 10th की पुस्तक है पार्ट 2 में, इसको कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।